मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नोखा क्षेत्र में पहले सैकड़ों राइस मिल हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत ही गिने चुने राइस मिल वहां पे बचे हैं, जिससे वहां के लोगों का रोजगार का पहला कदम भी छीन लिया गया है। तो उसके प्रति आपकी क्या पहल होने वाली है? नहीं, देखिए, छीन लिया गया है ये शब्द को हम नहीं मानता हूँ मैं। जी सर, अपने स्कूल टाइम पे बैक बेंचर हुआ करते थे कि फर्स्ट बेंचर? कि हमने कभी भी फर्स्ट बेंचर वाला काम किया है। नोखा विधानसभा में इतनी कम विकास पहुंच पाई है, तो क्या इस बार वहां पे विकास पहुंच सकती है? पूरी पूरी तो वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, जनता से वादा किया है कि नोखा के विकास के लिए हमें आपने मौका दिया है और नोखा का समुचित विकास होगा। बिहार के नंबर 1 विधानसभा में गिनती होगी नोखा की विकास के मामले में। नोखा के युवाओं और छात्र वर्षों से एक स्टेडियम की मांग कर रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या विचार रहने वाली है? देखिए, मांग कर रहे हैं और हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। जी आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि सभी पंचायतों में हमारी सरकार के द्वारा खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है। जी बिहार की सभी पंचायतों में। तो नोखा में उतना ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं कि अगर इर्द गिर्द जहाँ भी कुछ ज़मीन मिल जाए तो हम लोग स्टेडियम का निर्माण कराएंगे। यहाँ बात सिर्फ जीत हार के नहीं होती, यहाँ फैसले लोगों की जिंदगियां लिखती हैं। वो दौर में जब कोई खड़ा रहता है तो आज उसे हम लोग विधायक कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक श्रीवास्तव, लोग मुझे प्यार से चीकू भी बुलाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव के बाद भी जनता के बीच रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नोखा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री नगेंद्र चंद्रवंशी जी का, जिन्होंने अपनी मेहनत और जनता की प्यार की बदौलत नोखा विधानसभा में चुनाव जीतकर जनता की जिम्मेदारी उठाई। और आज अभी हमारे साथ नोखा विधानसभा के माननीय विधायक श्री नगेंद्र चंद्रवंशी जी हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपकी इस प्रचंड जीत पर हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, जनता ने आपके ऊपर एक बार दोबारा से आपके ऊपर विश्वास दिखाया है, तो आप हमारे पॉडकास्ट के जरिए जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्र की जनता को आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस आशा और उम्मीद के साथ हम पर भरोसा जता करके नोखा विधानसभा से अपने विधायक के रूप में हमें चुना है, और उस नाते नोखा विधानसभा के जितने भी विकास अधूरे हैं, चूँकि हमारी सरकार 2005 से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चल रही है 20 साल के शासनकाल में, लेकिन चूँकि हमारे नोखा विधानसभा में 2 बार से विरोधी दल के विधायक जीत जाया करते थे, और इसका नतीजा हुआ कि हमारी सरकार के हमारे नेता द्वारा जो पूरे बिहार में विकास का जो एक रोड मैप तैयार किया गया है, वो रोड मैप नोखा विधानसभा में लागू नहीं हो पाया, और इसका नतीजा रहा कि आज भी मेरा नोखा विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। बिहार के कोने कोने में सारे विकास पहुंच चुके हैं, लेकिन नोखा विधानसभा में जो हमारी सरकार का विकास पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाया है। लेकिन मैं अपने जनता से चुनाव के समय में भी और आज भी यह भरोसा दिलाना चाहूँगा कि नोखा विधानसभा जितना ही पिछड़ा हुआ विधानसभा था, मेरे प्रतिनिधित्व काल में नोखा विधानसभा को विकास के मामले में बिहार के नंबर 1 विधानसभा में खड़ा करने का हमने भरोसा दिलाया है लोगों को, और आज भी उस पर मैं कायम हूँ। नोखा विधानसभा को विकास के मामले में बिहार में 1 नंबर स्थान प्राप्त करा करके ही मैं चैन का सांस लूँगा। इसके लिए दिन रात मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लोगों के बीच रह रहा हूँ, जितना भी समस्या है उसको कलेक्ट कर रहा हूँ, और एक एक चीज़ पर बहुत बारीकी से ध्यान दे करके एक एक चीज़ को हमको रास्ते पर लाना है, और विकास के मामले में एकदम तत्पर रहना है। सर, हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर कौन से वर्ष में आपने राजनीतिक सफ़र में कदम रखा था? देखिए, जब 90 में यहाँ लालू यादव जी की सरकार बनी जी बिहार में, और उस समय से हम लोग थोड़ा मोड़ा सक्रिय राजनीति में बहुत समय नहीं दिया करते थे, लेकिन एक था कि भाई एक समाजवादी विचारधारा के लोगों की सरकार बनी है, और उस सरकार के साथ हम लोगों ने अपना समय दिया, शुरुआत किया, थोड़ा थोड़ा ही समय दे करके जितना भी हम लोगों का क्षमता था। लेकिन उनके शासनकाल के 2 ही साल बाद जो उनके द्वारा कार्य किया जा रहा था, वैसे कर्जों से हमारे नेता ने उनको बहुत प्रयास किया कि रास्ते पर गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जो काम होना चाहिए, जो नीति बनना चाहिए,
वो सब भूल चुके थे। उन्हीं के विरोध में हमारे नेता ने एक अलग दल का उस समय गठन किया, जनता दल जौ का, जनता दल जर्ज का, और उसके बाद फिर समता पार्टी का गठन हुआ। तब से हम लोगों ने राजनीति में सक्रिय रूप से नीतीश जी के नेतृत्व में राजनीति करना शुरू किया। और उसके बीच में कई प्रकार के हम लोग को संगठन की भी जिम्मेवारी मिली, जिला से लेकर के स्टेट तक, और जिला के अध्यक्ष के लिए भी तौर पर हमने बहुत दिन संगठन चलाया है, पार्टी के लिए काम किया है। और बखूबी हम हमेशा अपने जितनी भी जिम्मेवारियाँ मिली संगठन में, पार्टी में, वो सबको बखूबी निभाने का प्रयास किया है, संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया है। तब से आज तक अभी तक हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। सर, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपके राजनीतिक सफर में शुरू से लेकर अब तक आपको सपोर्ट करते हुए आया है? आपने एक ऐसे बातों को छेड़ा है, इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं जी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जी। जिसके सहयोग से राजनीतिक सफ़र आसान होता है। जी। वैसे में हमारे परिवार के लोग, हमारी पत्नी इस राजनीति में हमें बहुत सहयोग की। कभी भी हमें घर गृहस्थी के लिए बहुत बाध्य नहीं होना पड़ा। बखूबी उन्होंने अपने बच्चों को, घर को संभाल कर रखा, और उन्हीं को श्रेय जाता है कि चूँकि उनके सहयोग से हम फ्री होकर के राजनीति में अपने जो भी हमको जिम्मेवारी मिली उस पर काम करते गया, और उसका नतीजा आप सभी के सामने है। तो सर, आपका क्या कारण था राजनीतिक में आना? देखिए, कोई कारण नहीं था राजनीति में आना। हम लोग जो होश संभाले तब से अब इंटरेस्ट एक तरफ जो खींचता है उस तरफ हम लोग का राजनीतिक तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा। और बढ़ा तो कुछ कारण था, उस समय की स्थिति परिस्थिति जो थी, जो सरकारें थी, तो होश संभालने के बाद लगता है कि ये काम होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो हम लोग को लगा कि इसमें आगे आना चाहिए और कुछ समाज में अपना योगदान देना चाहिए, समाज में सकारात्मक काम हो, लोगों के लिए जनहित में काम हो। कुछ गलत सलत लोग हैं जो अपने हिसाब से चलाना चाहते थे या समाज को गुमराह करना चाहते थे। तो इस कारण हम लोगों को लगा कि हम लोग को भी थोड़ा सा, हम लोग सकारात्मक भाव हमेशा रहा है समाज के प्रति, लोगों के प्रति। तो उससे वैसे स्थिति में हम लोग धीरे धीरे कदम रखे राजनीति में कि अब हम लोग को थोड़ा सा आना चाहिए, जो गलत हो रहा है उसके विरोध में अच्छा हम कर सके इसके लिए। तो उस समय से यही सब धरना रहा। सर, नोखा विधानसभा क्षेत्र के सड़क, बिजली और सिंचाई जैसे मुद्दों पे आप अभी कितने संतुष्ट हैं वर्तमान स्थिति पे? ये सरकार डायरेक्ट जिस योजना में योजना को डायरेक्ट लागू कर रही है जी, वो सभी योजना लगभग ये है, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय विधायक के माध्यम से होना चाहिए जी, उन सब चीज़ों से अभी असहमत हैं। वो पिछले जो भी विधायक थे वो सब नहीं कर पाए। जो विधायक का कर्तव्य होता है अपने क्षेत्र के समस्याओं को प्रति, क्षेत्र में कैसे विकास हो, क्या चीज़ नहीं हो रहा है उसको सरकार के यहाँ पहुँचाया जाए, विधानसभा में उठाया जाए, वो सब टाइप का जितने भी ये विकास के कार्य थे वो नहीं हो पाए, उनके द्वारा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया गया। उसी काम को हमें अपने प्रतिनिधित्व काल में जनता ने चुना है, तो एक एक चीज़ को हम घूम घूम करके गाँव में लोगों से वो जान करके उस पर हम अपना काम करना शुरू कर दिए हैं। तो जो भी विधायक की हैसियत से जो होना चाहिए क्षेत्र के विकास जी, विधायक के द्वारा जो समस्या क्षेत्र में है उसको उठाने का प्रयास, सरकार तक उस समस्याओं को पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूं और आगे यह सिलसिला जारी रहेगा। सर, नोखा क्षेत्र के जितने भी किसान हैं उनको खाद, बीज और फसल मूल्य के लेकर बहुत परेशानियां झेलने पड़ रही है, तो उस पर आपकी क्या विचार है? देखिए, अभी हम उसी सब को लेकर के पिछले 29 तारीख को जी, अपने नोखा प्रखंड और अंचल और नासरीगंज प्रखंड अंचल को, 2 प्रखंड अंचल को हम 29 तारीख को रिव्यू किए। समस्याएं आ रही थी, खाद की समस्या, धान अधिप्राप्ति की समस्या, धान कैसे किसानों को उचित मिले और किसानों का धान पैक सरकारी रेट पर उसको ले। तो इन सारी बिंदुओं पर हमने समीक्षा किया और सभी हमारे अधिकारी जो थे सकारात्मक जवाब दिए। सारे लोग अपने अपने जो दायित्व है उसको निर्वहन करने में लगे हुए हैं और हमने स्पष्ट रूप से सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि देखिए, हम लोग चुन कर आए हैं गरीबों के उत्थान के लिए, यहाँ के विकास के लिए। किसान और इस क्षेत्र की जनता हमारे लिए भगवान है, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। यूरिया अभी जो
हमको सुनने में आया था कि ज़्यादा रेट पर लोग बेच रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर हमने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी सरकार का रेट है उस रेट पर मिले, किसान को अधिक दाम नहीं देना पड़े खाद के लिए, किसान को धान अपना बेचने के लिए मशक्क़त नहीं करना पड़े, उनको कम रेट नहीं मिले, जो सरकार का निर्धारित मूल्य है उस पर ये किसानों का धान हो या बीज हो या खाद हो, ये सब उचित मूल्य पर मिले, ये सब निर्देशित किया हुआ है और हमारे अधिकारी इस पर लगे हुए हैं कि वो सब कुछ उपलब्ध कराए सही रेट पर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नोखा क्षेत्र में पहले सैकड़ों राइस मिल हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत ही गिने चुने राइस मिल वहां पे बचे हैं, जिससे वहां के लोगों का रोजगार का पहला कदम भी छीन लिया गया है। तो उसके प्रति आपकी क्या पहल होने वाली है? नहीं, देखिए, छीन लिया गया है ये शब्द को मैं हम नहीं मानता हूँ मैं जी। क्योंकि हमारी सरकार जब से हमारे माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि राइस मिल के लिए हमारी सरकार ने बहुत बड़ा सब्सिडी दी है। जी। जो भी राइस मिल लगाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा तादाद में लगे और उसमें सब्सिडी दिया जाता था कि अधिक से अधिक लोग लगाए, इनसे इंटरेस्टेड हो कि भाई सरकार सब्सिडी दे रही है तो इसको लगाना चाहिए। बहुत सारे लगे, लेकिन बीच के दिनों में नोखा में राइस मिल बहुत थे, तो उसमें भाई अब बीच में कुछ स्थिति परिस्थिति भी समाज में या घर में परिवार में कुछ ऐसी बनती है जिससे आपस में नहीं बन पाता है, उसके चलते कुछ बंद हुए। बीच में जो डायरेक्ट पैक्स का चुनाव हुआ, पैक्स को ध्यान दिया जाने लगा, उसमें किसान डायरेक्ट पैक्स तक अपनी धान दे रहे हैं उचित मूल्य पर। वैसी स्थिति में कुछ हो सकता है कि कुछ मिलरों के यहाँ समस्या आई, लेकिन उससे अधिक मिल हम समझते हैं कि रोहतास जिला में खुल गया, सरकार के सब्सिडी द्वारा दिया गया सरकार के द्वारा। तो ये सब बातें नहीं, वहाँ भी कई मिल लगे हैं जी। तो अभी भी जिसको भी लगाना है मिल, वो चूँकि पुराने किस्म के वो उसके मशीनरी वगैरह थे, अब नए ज़माने में नए प्रकार के ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला मिल लग रहा है, तो पिछले पुराने व्यवस्था से कुछ लोग उसमें सफ़र नहीं कर पाए। तो नए सिस्टम जो आया है, नए तकनीक जो आया, उस तकनीक वाले मिल का निर्माण हो रहा है, बहुत सारी जगह हुआ है, अभी भी हो रहा है। नोखा के युवाओं और छात्र वर्षों से एक स्टेडियम की मांग कर रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या विचार रहने वाली है? देखिए, मांग कर रहे हैं और हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। जी। आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि सभी पंचायतों में हमारी सरकार के द्वारा खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है। जी। बिहार की सभी पंचायतों में, और उसके हिसाब से नोखा में ज़मीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण, चूँकि स्टेडियम के लिए और नोखा में ही लोग चाह रहे हैं, तो नोखा में उतना ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं कि अगर इर्द गिर्द जहाँ भी कुछ ज़मीन मिल जाए तो हम लोग स्टेडियम का निर्माण कराएंगे, अवश्य होगा। और हमारी सरकार कटिबद्ध है, जनता का जो भी डिमांड है, मांग है, उसको पूरा करने के लिए, छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए, खिलाड़ियों को खेल मैदान के लिए सभी स्तर पर काम हो रहा है। और वहाँ भी जो उन लोग का पुरानी मांग है, मैं समझता हूँ स्टेडियम का, तो वो भी होगा। ज़मीन वगैरह का हम लोग देख रहे हैं, अंचलाधिकारी वगैरह को बोला गया है कि इर्द गिर्द में भी नोखा के करीब में कहीं भी ज़मीन उपलब्ध कराइए, जहाँ लोगों का वर्षों से डिमांड है उसको पूरा कराया जा सके। नोखा में उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्था का यहाँ पे लोगों का लंबे समय से मांग है, तो इस पर क्या प्रगति? तो उच्च शिक्षा के लिए आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी पंचायतों में उच्च विद्यालय का निर्माण कंपल्सरी हो गया। सभी पंचायतों में 10+2 विद्यालय का, उच्च विद्यालय का निर्माण हो गया। अब हमारी सरकार घोषणा की है कि जहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज बने। तो इस सब पर पूरी तरह से काम हो रही है। देख रहे हैं हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज भी बनने जा रहा है, और अन्य कई प्रकार के ITI, पॉलिटेक्निक, सब चीज़ बने हुए हैं। और जो नहीं बना हुआ है उस पर भी बनाने का प्रस्ताव है, उस पर काम हो रहा है, और बहुत जल्द इन सब चीज़ों पर सामने आ जाएगा। गंभीर मरीजों को सासाराम रेफर करना पड़ता है, तो क्या नोखा में एक बेहतर स्वास्थ्य का सुविधा वहाँ पे है? नहीं, देखिए, इसमें कुछ है कठिनाई। सभी जगहों पर सारा चीज़ उपलब्ध, सारे चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है जी। वो प्राथमिक इलाज है वहाँ प्रखंडों में जी। वो शुरुआती दौर का तो इलाज हो जाए, वहाँ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो चूँकि हमारा वो बड़ा अस्पताल
सासाराम में है, तो उनसे ऊपर का जब मामला आ जाएगा तो बड़ा हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। तो प्राथमिक उपचार के लिए हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, ये सब हर प्रखंडों में, पंचायतों में स्थित है। और वहाँ की फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद अगर वहाँ हो जाता है सब कुछ ठीक ठाक तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको रेफर किया जाता है जहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है, सासाराम में, जिला में, क्वार्टर में। नोखा नगर पंचायत से नगर परिषद बन गया, लेकिन अभी तक वहाँ पे एक बस स्टैंड का निर्माण नहीं हुआ है, तो उस पर आपकी क्या पहल रहने वाली? अभी आपको हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी लगभग 1 महीना पहले नोखा के बस स्टैंड पर, नोखा के बस स्टैंड के बगल में जो झुग्गी झुपड़ी लगा करके सारे छोटे छोटे व्यवसायी चाय पकौड़ी मिठाई की दुकान किया करते थे, जिला परिषद की ज़मीन, हमने जिला परिषद के अधिकारियों से बात किया कि जो भी वहाँ झुग्गी झुपड़ी लगा करके व्यवसाय कर रहे हैं, जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनको आप दुकान बनाइए। दुकान बन जाएगा तो अस्थाई दुकानदारों को दुकान मिल जाएगा, जिला परिषद को उससे रेवेन्यू मिलेगा, तो उससे सरकार का भी आमदनी बढ़ेगी, जिला परिषद का आमदनी बढ़ेगा तो और विकास होगा। और एक बस स्टैंड, अच्छा बस स्टैंड का निर्माण होने जा रहा है, ये बहुत जल्द नोखा में बस स्टैंड बन जाएगा। जी, नोखा विधानसभा क्षेत्र के लिए आपका कोई सपना जो आप हमारे पब्लिक में शेयर करना पसंद करेंगे? भाई हमारी सपना सिर्फ और सिर्फ नोखा की विकास है। जी, नोखा के लोगों के गालों पर लाली हो, उनके चेहरे पर मुस्कान हो, जी, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करते रहूँगा। जीवन प्रयत्न यह मेरा सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, हम लोग एक फनी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके स्कूल टाइम का कुछ ऐसा मोमेंट जो आप हमारे पब्लिक में शेयर करना पसंद करेंगे, जो आपका यादगार पल हो स्कूल लाइफ? भाई उस समय तो बहुत सारे वैसे पल आते हैं, लेकिन फिर भी कोई इसमें से? और उसमें तो सब कुछ हम लोग तो स्कूल के पीरियड में, पढ़ने के पीरियड में बहुत तरह का ऐसा अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर किया जाता था। जी, अपने में जो भी आप खुद अब उस लाइफ में होंगे जी, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय का पीरियड कुछ दूसरा होता है। यादगार अपने साथियों के साथ मिल करके बहुत सारे बातों को हम लोग शेयर किया करते थे, बहुत सारे जगहों पर जाया करते थे, तो ये सब यादगार पल हैं जो हम केवल बता सकते हैं, लेकिन अपने वो अंदर है कि मैं क्या क्या उस समय किया, तो सब बताना मैं समझता हूँ उचित नहीं। साथियों के साथ जो भी है, जो हुआ करता है अपने मित्रों दोस्तों के बीच में, वही सब यादगार पल है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सर से मिलने से पहले मैंने एक अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे एक वीडियो डाल रखा था, जिसमें मैंने पूछा था कि मैं सर से बहुत जल्द मिलने वाला हूं। अगर आप लोग कोई उनसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन आया है कि सर से पूछिएगा कि सर अपने स्कूल टाइम पे बैक बेंचर हुआ करते थे कि फर्स्ट बेंचर? देखिए, हमने कभी भी फर्स्ट बेंचर वाला काम किया है। जी, अपने विद्यार्थी जीवन में भी सभी क्षेत्रों में, पढ़ाई के भी क्षेत्र हो या खेल वगैरह का भी हो, हम लोग कुश्ती भी लड़ा करते थे उस समय, कबड्डी भी खेला करते थे, फुटबॉल भी खेला करते थे। उस समय फुटबॉल था, क्रिकेट नहीं था, हम लोग उस समय नया नया लॉन्च हो रहा था। तो इन सब चीज़ों में हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। और जो पीछे बैठने वाले विद्यार्थी नहीं, हम लोग बेंच पर, हम लोग आगे ही बैठा करते थे और सामना करते थे। जो भी हम लोगों के होमवर्क दिया जाता था, जो भी जिस विषय की पढ़ाई हुआ करती थी, तो डट कर हम लोग उसका तैयारी करते थे और आगे बढ़ते थे, जवाब देते थे, उनको अपने शिक्षक को संतुष्ट करते थे। अच्छा, उस दौर पे आपका पसंदीदा खेल कौन सा हुआ करता था? उस समय हम लोग फुटबॉल खेलते थे। अच्छा, फुटबॉल। हाँ। और सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या कितना फ़र्क होता है एक आम जनता और एक विधायक में? फर्क उनको महसूस होता होगा जी, जो फर्स्ट टाइम आए, कहीं से टिकट लेकर के एमएलए बन गए, एमपी बन गए, जी, तो उनको फर्क महसूस होता होगा। हम लोगों ने शुरू से ही पार्टी के लिए कार्य किया है, संगठन से जुड़ा रहा और लोगों के बीच में रहा, तो हमें बहुत कुछ फर्क महसूस नहीं हुआ। अब फर्क महसूस सिर्फ इतना हो रहा है कि चूँकि एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग किसी की समस्या को अधिकारी के पास रखते थे, तो एक चूँकि हमारी सरकार तो सकारात्मक जब से हुई है, बनी है, तो सकारात्मक ही अधिकारियों के बीच में बातें हुई है और सकारात्मक हमारी सरकार का सोच है, तो इसलिए अधिकारी भी इस बात को महसूस करते थे। जो समस्याएं हम लोग उनके पास रखते थे तो वो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते थे, काम करते थे, कुछ नहीं होने लायक होता। अब फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय हम ऑथोराइज नहीं थे
कोई भी विकास योजना का या समस्या का समाधान के लिए अनुशंसा करने का। जी। अब हमें नोखा की जनता ने ऑथोराइज कर दिया है, हमें उतना पावर दे दिया है कि मैं रिकमेंड कर सकता हूँ किसी भी विकास के, किसी समस्या के समाधान के लिए। तो वो वही फर्क है, दूसरा कुछ तो फर्क नहीं हो। जैसे अब कल थे हम कार्यकर्ता पार्टी का, आज भी कार्यकर्ता ग्रुप में काम करते हैं। अच्छा, नोखा विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पे आपकी अपोजिट पार्टी 10 साल से वहाँ पे वो लोग अपने शासनकाल को निभा रहे थे, लेकिन इस चुनावी माहौल में आपको मतलब क्या कुछ परेशानियों की झेलनी पड़ी? देखिए, हमें परेशानी कुछ भी नहीं झेलना पड़ा। हम 2020 में भी चुनाव लड़े थे, तो हमारे जितने भी पार्टी के, गठबंधन के जो भी साथी थे, हमें अपने तरफ से पूरा सहयोग किए, और उस सहयोग के बदौलत हारने के बाद भी मैं पूरे 5 साल तक अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में रहा। लोगों का काफ़ी स्नेह प्यार मिला। तो हमें कुछ चुनौती और कुछ कठिनाइयाँ सामने नहीं है। कठिनाई को हम लोग तो उतना हम लोग के पास क्षमता है कठिनाई को दूर करने का, वैसी कठिनाई का जो वो राजनीतिक जीवन में आती है। इस बीच में बहुत तरह की आई कठिनाई, लेकिन अपने लोगों के सहयोग से, अपनी जनता के ताकत के बदौलत सभी कठिनाइयों को हमने सामना किया और पार करते गया, और उसके बाद यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं। नोखा विधानसभा में इतनी कम विकास पहुँच पाई है, तो क्या इस बार वहाँ पे विकास पहुँच सकती है? पूरी पूरी तो वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, जनता से वादा किया है कि नोखा के विकास के लिए हमें आपने मौका दिया है, और नोखा का समुचित विकास होगा। बिहार के नंबर 1 विधानसभा में गिनती होगी नोखा की विकास के मामले में। मैं जनता से भी वादा किया था, और आज भी उस पर कायम हूँ, और उस पर मैं काम करना शुरू कर दिया हूँ जी। अब देखिएगा 2 महीना बाद वो दिखेगा जरूर कि मेरे रहते कौन, जो इतने दिनों से जो काम नहीं हो पाया, वो मेरे रहते उन सभी कामों को देखने को मिलेगा। मैं उस पर काम करना शुरू कर दिया हूँ, अधिकारियों से इस बात को अवगत करा दिया हूँ, अपने सरकार के यहाँ ये सब बात प्रस्ताव रख दिया हूँ, और उस पर काम शुरू है। 1-2 महीना बाद सब दिखेगा। जी। ये मेरा सवाल आखिरी होने वाला है। आपने अपने जीवन काल में बहुत सारे पॉडकास्ट और इंटरव्यू दिए होंगे, लेकिन आज मेरे साथ देख के आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा। आपने मेरे विद्यार्थी जीवन से और अभी तक राजनीतिक जीवन तक का आपने हमसे इंट्रोड्यूस किया जी। तो काफ़ी अच्छा लगा। अब इतना सब कुछ थोड़े सब लोग पूछ पाते हैं कि आपने सारी चीज़ों पर, एक एक चीज़ पर आपने पूछा है जो सवाल, तो अच्छा लगा। और ये सबके जीवन के जो भी गाथा है वो कभी कभी आना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए कि उसके पहले उसकी क्या जीवन थी, दिनचर्या थी, और आज तक अभी उनकी क्या है। जी। तो अच्छी बात है, ये सब लोगों के बीच जानी चाहिए। लोगों में हो सकता है कि हमारे इस इंटरव्यू से बहुत सारे हमारे युवा हैं, बहुत सारे साथी हैं, लोग हैं, उनको भी ऐसी बातें महसूस हो कि अगला व्यक्ति इतना से कैसे कैसे सफ़र करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। बिल्कुल। तो शायद इससे लोगों में उत्सुकता बढ़े। तो ये मैं एक स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही सारा कुछ होने वाला है। राजनीति में अच्छे लोग आए, राज्य का, देश का, गांव का, पंचायत का विकास हो, सकारात्मक सरकार अभी चल रही है विकास के प्रति, तो अच्छे अच्छे लोग राजनीति में इंटरेस्ट लें, राजनीति में प्रवेश करें, ताकि हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो अच्छा विकास का जो मॉडल अभी तैयार किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है हमारे सरकार द्वारा, तो इसमें उनकी सहभागिता होनी चाहिए, सकारात्मक सहभागिता होनी चाहिए। इसके पहले देखते होंगे कि बहुत सारे केवल नकारात्मक पहलू ही राजनीति पर हावी हो गई थी, जो हमेशा देखते थे कि यहाँ लूट हो रहा है, यहाँ हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा है, विकास का कोई चीज़ ही नहीं था। लेकिन अब सरकारें, जो हमारी सरकार यहाँ है, देश में हमारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री हैं, उनकी वहाँ नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो अभी जो सरकारें हम लोग के यहाँ हैं, तो बिल्कुल एकदम सकारात्मक सोच की तरह लोगों को कैसे अधिक से अधिक सुविधा मुहैया कराया जाए, देश को कैसे आगे ले जाया जाए, देश में और कितना कैसे अधिक विकास किया जाए, तो एक सकारात्मक सोच है। सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा के भाव से हमारी सरकार, दोनों जगह सरकार काम कर रही है। लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो, देश और राज्य हमारा आगे बढ़े विकास के मामले में, तो ऐसे सरकार अभी है
तो इसमें हम लोगों को आगे आकर के इस सरकार को मदद करना चाहिए, साथ देना चाहिए, ताकि हमारा देश और आज विकास के मामले में काफ़ी तरक्की करे, लोगों को अमन चैन मुहैया करा जा सके और लोगों में सभी लोग खुशी खुशी रहें, इस देश में प्रदेश में स्वतंत्र रूप से रहें। जी। किसी को कोई भय न हो कि हमें यहाँ कोई डराएगा, कोई कुछ करेगा। तो स्वतंत्र रूप से जीवन जी रहा है लोग, जिस तरह से उस तरह से चलता रहे। तो हम लोग को भी इसमें अपनी भूमिका सराहनीय होनी चाहिए। सकारात्मक सोच के तहत राजनीति में इंटरेस्ट लेकर के अच्छे कामों में अपना समय देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।